जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। This is today we have entered into a new module, that is neuro module, and we have few lectures in it. आपको याद होगा कि पिछले 8th सेमेस्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू रिहैबिलिटेशन मेडिसिन किया था। किस तरह रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में हम एग्जामिन करते हैं, एवेलुएट करते हैं, में इम्पोर्टेंट फंक्शनल एक्सपेक्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है। वी वर्क थ्रू अ रिहैब टीम। अच्छा, उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स किए थे, जिसमें हमने मस्कुलोस्केलेटल भी किए थे, OA, RA, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और पीडियाट्रिक रिहैब, कार्डियक रिहैब। हमने उसमें क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर की जैसे ट्रिगर फिंगर और स्मॉल डिजीजेस भी की थी। बाद में हमने उसको थोड़ा सा स्पेशलाइज चीज़ें हमने की। अच्छा, इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट 3-4 लेक्चर्स हैं, जिसमें स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन है, पार्किंसंस है, कुछ न्यूरो रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि न्यूरो रिहेबिलिटेशन क्या होती है, थोड़ा सा हम एलेबरेट करेंगे। उसके बाद देन वी विल गो ऑन एंड डिस्कस स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत पेशेंट स्ट्रोक रिहैब के आते हैं। And my name is Dr. Said. I am working in Dow Institute of Physical Medicine Rehabilitation as an assistant professor. Today our topic is introduction to neuro rehabilitation and in fact stroke rehab. Okay. What is neuro rehabilitation? A process in which patient who suffer from impairment, जिसको impairment हुआ हो, कोई disease हुई हो, कोई ailment हुआ हो, following neurological diseases regain their former abilities, or if full recovery is not possible, achieve their optimum physical, mental, social and vocational capacity. जब भी हम रिहेबिलिटेशन मेडिसिन की बात करेंगे, आप ये लफ्ज जरूर देखेंगे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल, मेंटल, सोशल, क्योंकि हमारी अप्रोच हॉलिस्टिक होती है। हमारी अप्रोच ये नहीं होता कि पेशेंट की डिजीज के ऊपर हम दवा दे दें और खत्म। हमें क्या करना होता है कि इम्पेयरमेंट की वजह से जो डिसेबिलिटी हुई है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है और उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको कम करना है, और फंक्शन उसको पेशेंट को हमें होलिस्टिकली बैक टू द कम्युनिटी लेके आना है। तो हम उसकी सोशल भी इन्वायरमेंट देखेंगे, उसकी जॉब, वोकेशनल, वोकेशनल एक्टिविटीज क्या हैं, मस्जिद जाता है, स्कूल जाता है, जॉब पे जाता है, खेलता कूदता है, अगर इस तरह से। तो इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच पेशेंट सफर फ्रॉम इम्पेयरमेंट फॉलोइंग। अब क्योंकि हम न्यूरो रिहैब की बात कर रहे हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज रिगेन देयर फॉर्मर एबिलिटीज, या तो जैसे स्ट्रोक में होता है हेमिप्लीजिया हुआ ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी, राइट और लेफ्ट, फिर या तो फॉर्मर एबिलिटीज वो अचीव कर रहा है, स्पीच वापस आ रही है, उसकी मोबिलिटी वापस आ रही है, हैंड फंक्शन वापस आ रहा है। इफ फुल रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, अचीव देयर ऑप्टिमम, इतना कर सकें, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वोकेशनल कैपेसिटी। नाउ रिहेबिलिटेशन इज चेंजिंग. For the last 75 years, compensation for loss of function was the primary focus of rehabilitation. वही फंक्शन की बात हो गई कि लॉस ऑफ फंक्शन जो है ना उसको इम्प्रूव करना है, आपको फंक्शन को इम्प्रूव करना है। मैं एक मिसाल छोटी देता हूँ, मोबिलिटी, एक बंदे ने चलना छोड़ दिया तो एटलीस्ट वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है थ्रू व्हील चेयर। तो हमने उसकी रिहेबिलिटेट कर दिया, उसको हमने उसकी डिसेबिलिटी कम कर दी। ही कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू बाय यूजिंग अ व्हील चेयर। तो हम मोबिलिटी, उसकी फंक्शन हमने वापस कर दिया उसको। हमने मतलब अल्लाह की मदद से और इस नॉलेज की वजह से और रिहेबिलिटेशन की वजह से हम उसको वापस ले आए। ठीक है, वो चल नहीं सकता लेकिन he can move. The brain and spinal cord were thought to be unresponsive to change and incapable of recovery. पहले समझा था जी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डैमेज हो गया तो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता. However, research has shown that the brain and spinal cord are indeed plastic and can develop new neuronal interconnections so that new functions can be acquired and restored. अच्छा, पहले ये समझते थे जी ये तो ऐसे ही एक हो गया, जो डैमेज हो गया हो गया, ऐसा नहीं है। प्लास्टिसिटी इसमें है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम आगे स्ट्रोक रिहैब पे जाएंगे, ताकि हम फिजिकल मेडिसिन में क्या करते हैं वो आप बताएं। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। द कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूअस ऑल्टरेशन ऑफ द न्यूरल या न्यूरोनल कहते हैं या न्यूरल पाथवेज एंड साइनेप्सेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। ठीक, कंटिन्यूअस ऑल्टर तो हो रहा है ना वहां पर, और रिपीटेटिव एक्सपीरियंस, आप एक काम बार बार कर रहे हैं तो ब्रेन में एक मैप बन जाता है। ठीक है, रिपीटेटिव आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो
new neural connection may form in order to compensate for injury, oblique loss of function, or it may be a response to change in one's environment. Environment में कोई change हो उससे भी new neural connection बनते हैं. This is neuroplasticity. क्या क्या हो सकता है आपने पढ़ा होगा, एक्सोनल स्प्राउटिंग, थोड़ा सा आप ने गाइडन में पढ़ा होगा, आपने मेडिसिन में जब आप थ्रू आउट पढ़ते हैं तो माशाल्लाह फाइनल ईयर में स्प्राउटिंग. अब देखिए ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये साइनेप्स है. आप राइट साइड पे देखें, दो न्यूरॉन कनेक्ट हो रहे हैं. स्प्राउटिंग अकर्स फ्रॉम फॉलोइंग डैमेज और डीनर्वेशन. कोई डीनर्वेशन, कोई नर्व कट गई या पार्शियली डैमेज हो गई टू द नर्वस सिस्टम एंड इज द ग्रोथ ऑफ न्यू एक्सॉन्स फ्रॉम द सेल बॉडीज फॉर्मिंग न्यू पाथवेज. फिर न्यू पाथवेज बनते हैं. अनडैमेज एक्सॉन ग्रो न्यू नर्व एंडिंग्स टू रिकनेक्ट डैमेज न्यूरॉन लिंक्स. जो अनडैमेज एक्सॉन है वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं. जो डैमेज नर्व्स हैं उनकी एंडिंग से मिलके नए वो सिनेप्सेस और नए वो बना लेते हैं, कनेक्शंस बना लेते हैं. New neural pathways. Undamaged axon sprout to other undamaged nerve cells, forming new neural pathways to accomplish a needed function. देखें ये यहाँ पर डैमेज हुआ और इसने इंक्रीज अपरेंट इनपुट, जो अनडैमेज था वहां से इनपुट आया और न्यू सिनेप्सेस इवॉल्व लीडिंग टू इंक्रीज एक्साइटेशन. ये देखिए, ये सिंपल एक डायग्राम के थ्रू, इसको आप डीप जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, रिहेबिलिटेशन इम्पैक्ट ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी रिहेबिलिटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब आप फिजिकल मेडिसिन रिहैब में हम जब किसी को रिहेबिलिटेट करते हैं न्यूरो रिहैब में, क्या इफेक्ट डालता है? एक तो बिहेवियरल लेवल पे इफेक्ट डालेगा, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा स्ट्रक्चरल, चौथा सेलुलर. बिहेवियरल में क्या होता है? रिकवरी ऑफ सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक फंक्शन. अच्छा, बिहेवियरल जो है या बिहेवियरल. अच्छा, अब फिजियोलॉजिकल में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस वापस आएंगे. ये कंप्लीट ना भी आए लेकिन जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है. स्ट्रक्चरली एक्सोनल या डेंड्राइटिक स्ट्रेंथनिंग होती है और सेलुलर सिनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग होती है. हम जब सेलुलर लेवल पे चले जाते हैं. न्यूरोप्लास्टिसिटी इंटरवेंशंस, इसमें मुख्तलिफ इंटरवेंशन आजकल यूज हो रही हैं जिसमें नॉन इन्वेसिव हैं, जैसे नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन, जैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन. अब ये नई टेक्निक है, इसको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बहरहाल अगर कभी देखने का मौका मिलेगा आपको समझ में आएगा. फिर है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और फिर है न्यूरो फार्माकोलॉजी, यानी कि किस तरह की मेडिसिन कैन इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन ऑफ न्यूमरस सेलुलर एंड सिनेप्टिक पाथवेज. ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स, जिसमें है ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और स्टेम सेल इम्प्लांट्स. ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है. हम अगेन हमेशा की तरह जैसे हम पिछले 8 सेमेस्टर में या 4th ईयर में कह लें जो मॉड्यूल था, उसमें भी हम कहते थे कि हम डायरेक्ट जल्दी से जल्दी हम रिहेबिलिटेशन मेडिसिन की तरफ आए. ये सब चीज़ें तो आप लोग पैथो में, फार्मा में, पैथो मेडिसिन यानी बेसिक्स में, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं आप, स्ट्रक्चरल, तो ये हमें ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट. अच्छा, अब इंटरवेंशन क्या क्या होती हैं? अब हम ये जो पार्ट है ना, ये तकरीबन समझ लें ये भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली ये यूज होती है रिहैब में. एरोबिक एक्सरसाइज, व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज? जिसमें हम एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज फॉर प्रोमोटिंग प्लास्टिसिटी एसोसिएटेड विद इंक्रीज न्यूरोजेनेसिस. इसमें होता है बेनिफिट क्या होता है कि कॉग्निशन, यानी जो समझ है, कॉम्प्रिहेंशन है, ब्रेन की कॉग्निशन इंक्रीज होती है, फंक्शन जो है ना. क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज और नॉन एरोबिक एक्सरसाइज आपने कभी पढ़ा होगा, उसको आप सिंपली यूं समझ लें. एरोबिक वो होती है जैसे साइकिलिंग है, जो एंड्योरेंस इंक्रीज करती है, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज में ऑक्सीजन ज्यादा यूज होती है. नॉन एरोबिक में ऑक्सीजन जो है ना वो जल्दी से यूटिलाइज होके और फिर उसमें ज्यादा वो यूज होती है. आमतौर पे इन चीजों में कार्डियक रिहैब में भी एरोबिक एक्सरसाइज यूज होती हैं, एरोबिक्स जैसे कहलाती हैं. सिंपल आपको मिसाल दे दूं, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग ये एरोबिक एक्सरसाइज. इसमें न्यूरोजेनेसिस इंक्रीज होती है, कॉग्निशन बेहतर होती है. फिर कॉग्निटिव ट्रेनिंग है, एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल थेरेपी. फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ये होता है, वो करता है, हमारी रिहैब टीम का हिस्सा है. फिर थेरेपिस्ट टू द नॉन मोटर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है. ब्रॉड पोटेंशियल एज पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरेपी ऑफ पेशेंट विद स्ट्रोक. स्ट्रोक में इसका काफी यूज है, उसको आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे. द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिक इंटरवेंशंस ऑन फंक्शनल परफॉर्मेंस, यानी क्या इफेक्ट होते हैं फंक्शनली अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करें. देखें,
एक बंदा है जो अनेबल टू परफॉर्म अ टास्क, हो सकता है अपने हाथ को ना हिला रहा हो, पाँव को ना हिला पा रहा हो, वर्क ना कर, तो क्या होता है न्यूरोप्लास्टिक थेरेपीज के थ्रू मूवमेंट एंड सेंसरी इनपुट इंप्रूव होता है, स्टिफनेस और आरओएम रेंज ऑफ मोशन, और जो स्टिफनेस उसकी स्पास्टिसिटी है, मसल स्ट्रेंथ, उसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए ये चीजें न्यूरोप्लास्टिक थेरेपी के थ्रू हो जाती हैं। इसके आप इसमें आप डीप ना जाएं, आगे आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। तो क्या होता है, इंटेंस वेरीड रिपीटेशन एट लिमिट ऑफ परफॉर्मेंस हम करवाते हैं, तो उसकी वजह से नए न्यूरोनल जंक्शंस बनते हैं और ये चीजें बेहतर होती हैं, स्पास्टिसिटी कम होती है, स्टिफनेस कम होती है, मसल स्ट्रेंथ बनती है, मूवमेंट से इनपुट बेहतर होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, फीडबैक को इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। जो जो आप कामयाबी से कोई टास्क करते हैं तो उसको रिपीट करते हैं बार बार, तो ब्रेन में मैपिंग होती है, ठीक है। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी मोटर लर्निंग होती है। इस तरह से इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि न्यूरोप्लास्टिक मोटर लर्निंग होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, सपोर्ट रिड्यूस होगी, यानी जो उसको सपोर्ट चाहिए होती है केयर गिवर की, वो रिड्यूस हो जाएगी, ये फायदा होता है, ठीक है, इन थेरेपीज की वजह से। इसको बहुत सिंपल करके बताया गया। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट पे हम जंप कर चुके हैं। क्या होता है रिहेबिलिटेशन में, ये आईपीएमआर हमारा जो पुराना था, अब ये ऐसा आईपीएमआर बन गया है। ये देखिए आप, स्ट्रोक पेशेंट कैसे खड़ा हुआ है, इंटरनली रोटेटेड आर्म, और उसने फ्लेक्स किया हुआ है एल्बो को, और ये आप इसका देखें लोअर लिम्ब भी देखें, अगर ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ है देखें लेफ्ट साइड की इसकी ऐसे करके बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड का इसका स्ट्रोक है, यानी स्ट्रोक ऑफ द स्ट्रोक राइट साइड ऑफ द ब्रेन हैविंग हेमिप्लीजिया, वीकनेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अच्छा स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन टीम क्यों, हमेशा हम टीम की बात करते हैं, तो पेशेंट इन फैमिली, ये हम इसको बीच में रख रहे हैं। इसमें ये आ गया, इसमें ये हम हैं फिजियाट्रिस्ट, जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स। फिर साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, हमारी प्रोस्थेटिस्ट जो स्प्लिंट्स वगैरह बनाते हैं, प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट हम कहते हैं। ऑर्थोटिस्ट को अलग लिखा है लेकिन ये एक ही चीज है, इसको हम कहते हैं P&O, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट, ये एक ही ब्रांच है। फिर रिहेबिलिटेशन नर्स हो सकती है अगर हमने वार्ड में दाखिल किया हुआ है, और स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जहाँ स्ट्रोक में जरूरत होती है इन चीजों की, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैंड फंक्शन पे काम करता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पे काम करता है। ये आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन ये न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट भी कभी कभी हमारी टीम का हिस्सा होता है। इसको हल्का ऐसे इसलिए बताया कि कभी होता है कभी नहीं होता। फिर वोकेशनल थेरेपिस्ट जो जॉब वगैरह और ये सब चीजें उसकी देखता है, ये हमें फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, रिकवरी। अच्छा देखिए, स्ट्रोक में रिकवरी होती है स्पॉन्टेनियस, सबको पता है, ड्यू टू रिसोल्यूशन ऑफ या रेजोल्यूशन ऑफ लोकल लीकेज, स्वेलिंग एंड टॉक्सिन विच इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड रिकवरी ऑफ पार्शियली डैमेज न्यूरॉन्स। ये तो होती ही होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आपने देखा होगा कुछ दिनों में स्पीच वापस आती है, अक्सर स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं और वो थोड़ा सा लोअर लिम्ब जल्दी वापस आता है और वो चलना शुरू करते हैं, अगरचे कि उनकी जो गेट होती है वो स्पास्टिक होती है, सर्कमडक्शन होती है, और थोड़ा सा पाँव को उठा के रखते हैं, वीकनेस होती है जरूर डिस्टली इतना, और अक्सर उनका जो है वो फुट ड्रॉप भी हुआ होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। अपर लिम्ब जरा देर से रिकवर करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू मॉडिफाई इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, क्या यानी कि स्पॉन्टेनियस तो होती है लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बड़ा अहम रोल अदा करती है। किस तरह, कोलेटरल स्प्राउटिंग जो मैंने पहले बताई थी ऑफ न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन, अनमास्किंग ऑफ प्रीवियसली लेटेंट फंक्शनल पाथ, ये सोए हुए होते हैं वो भी जाग जाते हैं, जो अनमास्क हो जाते हैं, ठीक है। एंड एजम्पशन ऑफ फंक्शन बाय दिस पाथ, और एज्यूम कर लेते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है और ये एज्यूम कर लेते हैं फंक्शंस को। प्रॉक्सिमल स्प्राउटिंग ऑफ द ट्रांजेक्टेड न्यूरल एक्सॉन, और इसके अलावा जो एक स्प्राउटिंग, तो एक तो कोलेटरल स्प्राउटिंग हुई, एक प्रॉक्सिमल ट्रांजेक्टेड न्यूरल एक्सॉन जो ट्रांजेक्ट हो गए, उसके ऊपर वाले न्यूरॉन जो है ना वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगेन आप इसमें इतना डीप ना जाए, एमबीबीएस लेवल पे आपको अगर ये भी मालूम है तो बहुत है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। अच्छा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फिजिकल मेडिसिन जरूरी नहीं कि हर एक को एडमिट कर ले। एक्यूट एक पेशेंट है एक्यूटली, तो वो न्यूरोलॉजी वार्ड में होना चाहिए, मेडिकल वार्ड, अगरचे कि वहां पर भी हम टीम के मेंबर्स को भेज सकते हैं, वहां पर आप फिजिकल थेरेपी वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप क्वेश्चन के लिए आखिर में 5 to 10 मिनट्स ले लेंगे। बीच में जो है आप लोग सवाल, मेरा ख्याल है कि आपके माइक्स ऑन भी नहीं होंगे, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है? मैं एक दफा ये कोई चैट बॉक्स में कोई भी लिख दे, पार्टिसिपेंट बहुत कम है। अच्छा जी। अच्छा, नूरुल इल्मा, वी कैन हेयर यू, ओके। यस। सकीना, ओके। ओके, ठीक है। ओके। अच्छा देखिए, क्राइटेरिया क्या है, हम ऐसे नहीं एडमिट कर लेंगे अगर हम वार्ड में ले रहे हैं, स्ट्रोक सेटअप में ले रहे हैं। एक तो स्टेबल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होना चाहिए, वरना वो एलिजिबल नहीं है। कम से कम वो समझ तो सके, उसको हम फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं, या टीम मेंबर्स को बेड पे ही वो है उसको बुला रहे हैं और उसको मोबाइल कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसको इतना तो होना चाहिए कि स्टेबल हो न्यूरोलॉजिकली। फिर इसमें क्राइटेरिया में ये आता है कि परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो 3 से 6 महीने से। ये ना हो कि कोई चीज हो, कुछ अगर स्पॉन्टेनियस इंप्रूव नहीं हुई है, कुछ रह गई है, मसलन इनमें से कोई दो, मोबिलिटी में मसला हो, चलने फिरने में, सेल्फ केयर यानी जैसे ग्रूमिंग है, उसको कपड़े पहनने में मसला हो रहा है, उसको अपनी कंघी सही तरह नहीं कर सकता, हाथ को पाँव को यूज नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, तो सेल्फ केयर जिसको हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, एडीएल्स एक्टिविटी, इसमें कोई मसले हों, या कम्युनिकेशन स्वेलिंग में, बोलने में मसला हो, समझने में मसला हो, या खाने पीने में, तो वो फिर हम स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं, इसको हम कहते हैं एसएलपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। और बॉबल एंड ब्लैडर कंट्रोल में कोई मसला हो, कम से कम इनमें से दो चीजें हों तो हम इसको वार्ड में लेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है, आउट पेशेंट में हम इसके बगैर भी ले लेते हैं। ये बात हो रही है एडमिशन की, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की बात हो रही है। लेकिन एटलीस्ट ओपीडी में भी अगर आता है वो 3 से 6 महीने बाद, तो ये चीजें होनी चाहिए। एक्यूट फेज में अक्सर हम नहीं लेते, लेकिन एक्यूट फेज में भी हम अपनी टीम को भेज के उसको कम से कम उसकी मूवमेंट में, मोबिलिटी पे काम करवाते हैं। अच्छा, सफिशिएंट कॉग्निटिव फंक्शन एंड कम्युनिकेशन टू लर्न, कम से कम उसकी समझ होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने के काबिल हो, तभी तो वो थेरेपी में हिस्सा ले सकेगा। फिर फिजिकल एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोग्राम, न्यू ऑनसेट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स, हार्ट रेट डिक्रीज। अच्छा, अब ये चीजें जो हैं, फिजिकल एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोग्राम, क्योंकि अगर ये चीजें हों, ये जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर हम एक लाइन मिस कर गए कि अगर फर्ज करें कोई कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स हो, तो फिर हम उसको वापस रेफर कर सकते हैं, या हम नहीं लेंगे। या हार्ट रेट मोर देन 20% ऑफ द बेस लाइन डिक्रीज होता हो, या फिर हार्ट रेट इंक्रीज होता हो बेस लाइन के मोर देन 50%, यानी फर्ज करें अगर 70 है तो 70 की वजह 130 से भी ऊपर जा रहा है, या अगर फर्ज करें कि हार्ट रेट होना चाहिए 70 के करीब, तो वो 50 से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो 240, या फिर डिक्रीज हो रहा है लेस देन 90, तो फिर हम सोचेंगे कि भाई इसको हम रिहैब प्रोग्राम में डालेंगे ना डालें, हम मशवरा करेंगे, या मेडिकल उनकी मदद लेंगे, या हम इसको नहीं लेंगे। फिर डायस्टोलिक बीपी अगर 120 से भी ज्यादा हो जाए, तो ये क्राइटेरिया है एडमिशन का, तो फिर हम नहीं लेते उसको, हम कहते हैं पहले पेशेंट स्टेबल हो फिर आए। चलिए, फिर ये फिम स्केल आपने पहले भी देखा, फंक्शन इंडिपेंडेंट मेजर, हम एक स्केल के ऊपर देख लेते हैं कि उसकी सेल्फ केयर कैसी है, स्पिंक्टरिंग कंट्रोल कैसा है, उसमें हम स्कोर कर देते हैं। इसमें टोटल 120 होता है, 7 मैक्सिमम हो सकता है, अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो उसको 7 देते हैं, बहुत ही खराब है तो 1 या 2 देते हैं उसको, और फिर इसका टोटल कर लेते हैं। फिर देखते हैं डिस्चार्ज जब हुआ फॉलोअप में कितना स्कोर किया। मोबिलिटी देख लेते हैं, लोकोमोशन, कम्युनिकेशन, सोशली, हम ये इसकी आपको जरूरत नहीं, इसे पता होना चाहिए कि स्केल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। पेशेंट पैटर्न ऑफ रिकवरी क्या होगा, लेग्स आमतौर पर रिकवर करते हैं, देन आम आप भी देखेंगे वार्ड्स में कि लेग्स पहले रिकवर करते हैं, न्यूरोलॉजी वार्ड में भी देखेंगे आप, मेडिकल वार्ड में भी देखेंगे, पहले अमूमन आपने देखा होगा इनका चलना फिरना पहले बेहतर होता है स्ट्रोक पेशेंट का, और हाथ जरा सा ज्यादा देर से ठीक होते हैं। आर्म्स रिकवर बिफोर हैंड्स, अब जो प्रॉक्सिमल है ना, अपर एक्सट्रीमिटी का प्रॉक्सिमल पहले होता है, और हाथ जो है ना, अमूमन इनकी डिसेबिलिटी हाथ में रह जाती है देर तक। प्रॉक्सिमल मसल्स रिकवर अर्लियर देन डिस्टल, ये कॉमन रूल है। रिटर्न ऑफ टोन प्रीसीड्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, पहले टोन वापस आती है, जर्क्स होते हैं या हाइपरटोनस होगा या इस तरह की, और फिर वॉलंटरी मूवमेंट बाद में आती है। मास और सिनर्जी पैटर्न प्रीसीड इन आइसोलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मोटर फंक्शन। ठीक है, पहले मास और सिनर्जी पैटर्न्स आते हैं, जैसे सिनर्जी पैटर्न पड़ा हुआ, किसी का इंटरनली रोटेटेड है, किसी का लेग है एक्सटेंडेड होता है, या आर्म फ्लेक्स होता है, तो इस तरह के जो सिनर्जी पैटर्न है वो पहले आते हैं, और जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है जाहिर है वो बाद में आते हैं। फिर आपको थोड़ा सा फर्क बता दें राइट हेमिप्लेजिक और लेफ्ट हेमिप्लेजिक। तो राइट हेमिप्लेजिक जो लेफ्ट ब्रेन इंजर्ड है वो ज्यादा आसानी से रिहेबिलिटेट होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हेमिप्लेजिक है यानी राइट ब्रेन इंजर्ड है, उनके साथ मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनके अंदर निग्लेक्ट का पहलू होता है थोड़ा इनका। आप देख लीजिए, जो लेफ्ट ब्रेन इंजर्ड यानी राइट हेमिप्लेजिक है, उनकी कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होती है,
ज्यादा, और लर्न बाय डिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन इनको बोलने में जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बोलने में समझने में, लेकिन समझने में इतना नहीं होता, बोलने में ज्यादा होता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन से ही समझ जाते हैं, अगर फिजियोथेरेपिस्ट उनको बता रहा है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कोई चीज करके बता रहा है तो वो समझ लेते हैं। और मिस्टेक से लर्न करते हैं, विल लर्न फ्रॉम मिस्टेक, मे रिक्वायर सुपरविजन ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वैसे सुपरविजन की जरूरत होती है। जबकि लेफ्ट हेमिप्लीजिक जो कि राइट ब्रेन इंजर्ड है, वर्बल फ्लुएंट होते हैं, विजुअल मोटर परसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनको कभी आंखों का प्रॉब्लम, निग्लेक्ट होता है, ठीक है, और परसेप्चुअल समझ में थोड़ा सा मसला होता है, परसीव गलत करते हैं। फिर लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, लेफ्ट साइडेड निग्लेक्ट होता है इनका अक्सर ना, राइट हेमिप्लीजिक जो होते हैं, और इम्पल्सिव होते हैं, लैक ऑफ इंसाइट होता है इनमें, जजमेंट रिक्वायर्ड सुपरविजन, इनको तो सुपरविजन की जरूरत होती ही होती है, और ज्यादा मुश्किल होता है रिहेबिलिटेट करना। जब राइट ब्रेन इंजर्ड होगा तो लेफ्ट साइड इनका हेमिप्लीजिक होगा और लेफ्ट निग्लेक्ट भी होता है, इनको यानी नजर ही नहीं आ रहा था, दरवाजों में टकरा गए, खाना अगर प्लेट में पड़ा तो आधा नजर आ रहा है, इनको आधा नहीं नजर आ रहा, तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जरा काफी ज्यादा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मेहनत करनी पड़ती है, जब उनको एक्टिविटीज होती है, सेल्फ केयर सिखाया जाता है, ईटिंग वगैरह। अच्छा, अब एक्यूट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, ये देखें एक पेशेंट है, उसको हमने कैसे लेटा हुआ है, पिलो के ऊपर उसका हाथ है, देखिए राइट साइडेड हेमिप्लीजिक है, यहाँ लेफ्ट है, ये तस्वीर है और ये ओरिजिनल है, इसका क्या पैटर्न होगा, इसको कैसे यानी पोजीशन कैसे करना है ताकि उसका कॉन्ट्रेक्शन ना बने। इसकी पोजीशन ऐसी करनी है कि इसको एक्सटेंडेड रखना है एल्बो को, ये फिजियोथेरेपी सारा करवा रहा होता है, और पिलो रखा हुआ है इन्होंने, देखें एक्स, ये थोड़ा सा इसको यहाँ से फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्शन नहीं बन रहा, ये थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर पिलो रखा हुआ है, तस्वीर भी देख सकते हैं। फिर इसको करवट से दिखाया गया कि जब करवट लेना है तो भी इसमें हाथ सीधे रखना है, कैसे लेटना है, पिलोज को यूज करना है, ठीक है। इनमें जो है ना, ये देखें, इनमें एडिक्शन का चांस होता है कि इनके जो लेग्स हैं वो एडिक्टेड हो, तो बीच में पिलो रख दिया पाँव के दरमियान, थोड़ा एबडक्टेड पोजीशन, ये देखिए। ये आपको पिक्टोरियल बता रहे हैं, इसमें स्लाइड्स ज्यादा हैं, लेकिन पिक्चर्स हैं तो आसानी से आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। फिर इनको फिजिकल थेरेपिस्ट जो मूव करा रहे हैं, ओके, कैसे मूव करा रहे हैं, ये देखिए, अगर उस करवट पे है या किस तरह से है, ये देखिए, खुली पोजीशन है, चेंजिंग पोजीशन, जब पोजीशन चेंज करते हैं तो इनको एक साथ घुमाते हैं, ऊपर और ट्रंक पे भी और हिप पे हाथ रख के इस तरह घुमाते हैं, ठीक है। फिर इसकी कोर स्टेबिलिटी के लिए देखें एक्सरसाइज कर रहा है ये, यहाँ से इसकी कमर को ऊपर कर रहे हैं, इसकी स्टेबल, इसका ट्रंक को स्टेबल कर रहा है, फिर इसने पाँव को यहाँ से होल्ड किया हुआ है, अपने घुटनों से इसने पंजों को होल्ड किया हुआ है इसके पेशेंट को, और कमर को उठा रहा है ताकि ट्रंक को मजबूत करे, क्योंकि इसकी वीकनेस है तो उसको भी स्टेबल करना है ताकि बाद में उसको गेट ट्रेनिंग कराए, ठीक। मुख्तलिफ तरह की इसको ये देखें, ये इसने घुटनों के दरमियान एक पिलो दिया है, फिर ये मुख्तलिफ तो अपने हाथ पे ऊपर कर रहा है, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहा है, ठीक है, उसको प्रेस कर रहा है घुटने से पिलो को या किसी टॉवल को, ठीक है। सिटिंग कैसे करनी है, जब सिट करनी है तो उसके देखें कितने सारे तकिए रखे हैं, ये देखें, ये एक एक बोर्ड दी है ताकि अपने हाथ को स्ट्रेट रखे, कमर को सीधा रखे, ये गलत तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये देखिए ये गलत तरीका है, इस तरह से क्राउच नहीं करना है, ऐसे लीन नहीं करना, ऐसे करके बैठ, पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इनको सिटिंग सिखाई जा रही है, सिटिंग बैलेंस, इसके ट्रंक कंट्रोल, ये देखिए ये फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इनके हाथ की इस तरह से सिटिंग में। फिर केयर ऑफ द शोल्डर, शोल्डर की केयर बहुत जरूरी है, स्ट्रोक में आपको पता है कि अक्सर एंटीरियर डिस्लोकेशन हो जाती है शोल्डर की, लोग खींचते हैं उनको खड़ा करते हैं तो शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है, वीकनेस पहले हुई होती है, तो किस तरीके से, ये देखिए इनको फिर स्लिंग दिया जाता है, ये गलत तरीका है, ये है फ्रंट व्यू, पोस्टर व्यू, इस तरह फिगर ऑफ, यहाँ पर ये देखें एक क्रॉस कर रहे हैं, इनके शोल्डर को होल्ड होल्ड किया जाता है, ठीक। फिर ट्रांसफर सिखाई जाती है इनको, जैसे चेयर से इनको उठा के बेड पे बिठाया या बेड से उठा के चेयर पे, तो उनको किस तरह से पहले इनको वेट, इनको थोड़ा हेल्प की जाती है शुरू शुरू में, उनको खड़ा किया जाता है, फिर स्टैंडिंग बैलेंस, और उसके बाद उनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इनको ट्रांसफर सिखाते हैं, अक्सर ये फिजियोथेरेपिस्ट सिखा रहा होता है, ट्रांसफर जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी सिखाते हैं। अच्छा, फिर ट्रांसफर्स कैसे हैं, ये देखें, ये ट्रांसफर बोर्ड है, ये खातून जो है व्हील चेयर से इस पे स्लाइड करके, ये देखिए ये व्हील चेयर से बेड पे जा रहा है, ये देखिए, ये बोर्ड के थ्रू से स्लाइड किया, स्लाइड करके बेड पे आया, पीछे से हेल्प की उसने, यहाँ वाला आर्म जो है उतार दिया इसका, ठीक है, व्हील चेयर का बोर्ड लगा दिया, बोर्ड फिसले, बाद में से बोर्ड नीचे से रिमूव कर दिया, ये देखिए इस तरह से इस पे आके स्लाइड करके तरह, ये हमारी ओरिजिनल हमारे इंस्टीट्यूट की तस्वीर लेफ्ट साइड।
फिर मोबिलिटी ट्रेनिंग, सबसे पहले स्टैंडिंग बैलेंस है ना, पहले उसको खड़ा करेंगे, पैरेलल बार में चलाएंगे बाद में हेल्प से। पहले उसको सिर्फ स्टैंडिंग बैलेंस, एक पाँव पे खड़ा होना, दोनों पाँव पे खड़ा होना, इससे करके शुरू में हेल्प करेंगे, बाद में बगैर हेल्प, बाद में उसको कोई छड़ी दे देंगे, कोई असिस्टिव डिवाइस दे देंगे, इसको मोबाइल करेंगे। स्ट्रोक रिहैब यूनिट, ये देखें पैरेलल बार है, यहाँ आईने में भी देखते हैं आपके कि मैं सही तरीके से चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। यहाँ ये वैसे छोटी है, काफी लंबी पैरेलल बार होती है सेंटर में, आप चल के आता है पेशेंट पूरा अपने आप को। ये देखें, ये स्ट्रोक का एक पेशेंट है, इसकी लेफ्ट साइडेड वीकनेस है। अच्छा, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, ये देखें, ये यहाँ पर बैठ पे भी एक्टिविटी करा रहे हैं, और ये सारा स्ट्रोक, ये न्यूरो यूनिट है। ये देखें, ये अपनी कॉर्डिसेप्स को मजबूत कर रहा है, कॉर्डिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग के लिए। ये बंदा जो राइट पे कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पर वजन है इसके ऊपर, और ये इसको ऊपर फ्लेक्स एंड एक्सटेंड कर रहा है एट द नी। फिर स्टैंडिंग बैलेंस के लिए अब देखें, इसको खड़ा किया, वही पेशेंट जो पहले बैठा हुआ था यहाँ, इसको इसने खड़ा किया, ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, कैसे देखें, ये फिजियोथेरेपिस्ट ने कैसे इसको खड़ा किया पेशेंट, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये पेशेंट। ठीक है, फिर देखें इनकी जो है ना बैलेंस इंप्रूव कर रहे हैं, बॉल के ऊपर बैठ के अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ये देखें, थोड़ा सपोर्ट भी पीछे से, यहाँ बंदा नजर नहीं आ रहा, पीछे बैठा हुआ है। ठीक, इसकी प्रोप्रिसेप्शन बढ़ा रहे हैं। फिर ये देखें, ये इसके आर्म को ना, आर्म को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ स्टैंडिंग बैलेंस भी हो रहा है, और साथ साथ ये अपने आप को, आर्म को भी, आर्म की रीच बढ़ा रहा है शोल्डर। ठीक है, फिर एक चीज होती है CIMT, कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट। अब इन्होंने क्या किया है, जो इसकी नॉर्मल साइड है ना, उसको बंद कर दिया कि भाई आपने यूज ही नहीं करना, और सारी एक्टिविटीज अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर रहा होता है। स्टैकिंग ऑफ द ब्लॉक्स, ये देखें, उठा के खातून इस पे डाल रही है। इफ ग्रॉस मोटर फंक्शन ऑफ द हैंड एंड फाइन मूवमेंट्स भी बाद में आएंगी, तो उसको कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मुख्तलिफ ये पैक्स हैं, ये उठा के इन्होंने मुख्तलिफ उसमें डालने हैं। ठीक है, ये पैक्स यानी कि एक को उठा के एक के ऊपर ऐसा करके पूरी एक मीनार बनाना। ओके, ये तस्वीर खुद बता रही है कि ये क्या कर रहे हैं। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में होता है, जो हैंड फंक्शन इंप्रूव करने की, दिस इज ग्रॉस मोटर फंक्शन। ठीक, अब ये थोड़ा सा फाइन आ गया, फाइन मूवमेंट आ गई, ड्राइंग वगैरह ये वो। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि शी इज अ राइट हैंडेड पर्सन, तो उसको लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर फर्ज करें वो राइट हैंड उसका नहीं काम कर रहा, तो लेफ्ट हैंड से लिखना सिखा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी कुछ एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और लकीली अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो ठीक है। अच्छा, अब ग्रास्पिंग एंड पोरिंग, देखिए गिलास को पकड़ना और इस तरह करके, ये भी आजकल CIMT भी बहुत यूज हो रहा है डिपार्टमेंट्स में, ये वो भी कर रहे होते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट, और वो भी यूज कर रहे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। हमारी रिहैब टीम में हम लोग इसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बी एज अ टीम हेड जो इसको कंडक्ट कर रहे हो। अच्छा, फिर हैंड रिहैब। अब हाथ की रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ थोड़ा बहुत रोल अदा करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज्यादा। ये देखिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सटेंड कर रहा है एल्बो को, और इसके अलावा ये देखा, अगर आप गौर करें तो यहाँ से इसने और थोड़ा सा यानी शोल्डर को फ्लेक्स किया है। शोल्डर फ्लेक्स करते हैं तो आप सामने की तरफ लेके आते हैं शोल्डर फ्लेक्स पोजीशन में, लेकिन इसको भी ये फिर बाद में ऊपर लेके जाए, जैसे ये लेके जा रहा है, कोशिश कर रहा है, ये पूरा नहीं कर पा रहा ऊपर। ये देखिए, ये नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ठीक है, फिर देखें ये रीच बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अच्छा काम कर रहा हो तो ये देखिए हाथ को की रीच बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ, आप अगर इसको समझ लें, ये पेशेंट है, ये अपने हाथ को देखें, ये मूव कर रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, हाथ की एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर रिस्ट को यहाँ पर फ्लेक्स कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ मूवमेंट्स कर रहा है, ये रीच बढ़ा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बॉल के ऊपर एक्टिविटी कर रहा है, बॉल के ऊपर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे ये देखें, ये फिजियोथेरेपिस्ट कह रहा है कि मेरे हाथ पे हाथ लगाओ, अपना उंगली लगाओ, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी इनमें कम हुई होती है स्ट्रोक पेशेंट में ना। ये लेफ्ट हेमिप्लीजिक है, ये अपने शोल्डर भी इस तरह से मूव हो रहा है इसका, और एक्सटेंसिंग भी हो रही है, कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, प्रोप्रिसेप्शन भी साथ साथ। प्रोप्रिसेप्शन का मामला लोअर लिम्ब में ज्यादा आता है, खासतौर पे नी एंड के ऊपर एपेरेटस ज्यादा इसकी नहीं वो होती है जब स्टैंडिंग कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये बंदा जो है पहले ऐसे होता है, फिर नीचे जाता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज। स्ट्रोक यूनिट है ये, स्ट्रोक रिहैब यूनिट। ये देखें, ये लेट के रीचिंग अपवर्ड इन लाइन, ये लेट के फिर रीच अपना बढ़ा रही है, शोल्डर को ऊपर किया इसने। ये देखिए, देन वेट बेरिंग। वेट बेरिंग यानी रीचिंग फॉरवर्ड एंड वेट बेरिंग, यानी अपना हाथ का सहारा ले रही है, फिर अपने हाथ हटा देगी और सहारा, इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज, वेट बेयर कर रही है और बैलेंस अपना ठीक कर रही है।
फिर बाई मैनुअल टास्क का मतलब है दोनों हाथ यूज कर रही है। ये देखिए, एक इसमें नॉर्मल हाथ होगा, अब एक इसमें डिजीज हाथ होगा। इसमें देखें कोशिश कर रही है अपने डिजीज वाले, देखें, हाँ लेफ्ट साइड इसका डिजीज है, हेमिप्लीजिक है, अभी बहुत इंप्रूव कर गई है। तो अपने हैंड इसके यानी मोबिलिटी बहुत बेहतर होगी, इसलिए इसके हैंड फंक्शन पे आ गए। ये देखें मुख्तलिफ टास्क हैं, ये तौलियों को लपेट रही है। ओके, फिर ये देखें स्टैकिंग बोर्ड। ये क्या होता है कि इसको, इसका ये राइट साइड हेमिप्लीजिक है, इसको आपने स्ट्रैप कर दिया हाथ को, ये देखें ये उंगलियों की जगह है। फिर आप इसको ऐसे मूव करते हैं, ऐसे, यानी इसको ऐसे घुमाते हैं, आपकी रीच भी बढ़ती है, पावर भी बढ़ती है, इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज है। फिर कोन्स एक्टिविटी, ये देखें इसमें शोल्डर भी इस्तेमाल हो रहा है, हाथ की ग्रैस्प भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, दोनों तरफ से दिखाया हुआ है। इसको वापस स्टैक पे रखते हैं, कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो रही है, वापस इसको उठा के इसमें डालेगा। ठीक है, फिर ये देखें ये मूवमेंट है, ये इसने यहाँ से इसको उठाया, ऐसे घुमा के ऐसे लेके आया, फिर वापस लेके जाएगा, सारे इधर से उधर करेगा, इधर से उधर। फिर ये सैंड बोर्ड है, इसको ये नीचे पुल करते हैं, फिर ऊपर पुश करते हैं, नीचे पुल करते हैं, इसको सैंड मूवमेंट कहते हैं, सैंड बोर्ड। ये देखें ये नीचे लेके आया, वही जो है ऊपर से ये नीचे हाफ पे ले आया, नीचे भी इस तरह से। फिर ये मुख्तलिफ हाथ की स्ट्रेंथिंग हो रही है, ये इसको घुमा रहा है इसको। ठीक है, ये सुपिनेशन प्रोनेशन के लिए भी चीज़ें होती हैं, और ये बेसिकली अभी ये रिस्ट की मूवमेंट्स कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये डबल एक्टिविटी जो है ना, ये इसका नाम है डबल एक्टिविटी। इसमें ये सारे पैक्स उठा के इन पे स्लॉट्स में डालेगा, फिर निकालेगा। ठीक है, तो ये फाइन मूवमेंट्स थोड़ी सी क्रॉस और फाइन के दरमियान कह सकते हैं। फाइन मूवमेंट में तो बिल्कुल फाइन, जैसे कि ये जिपर, देखें ये ड्रेसिंग की एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ये जो है ये जो है जैसे वो बच्चों के लिए होता है क्ले टाइप, उसको मुख्तलिफ शेप्स दे रहा है। फाइन मूवमेंट, ग्रॉस मूवमेंट, ये जिपर है, बटनिंग है, ड्रेसिंग में काम आएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये देखें ये क्ले से काम करें, बच्चे डो नहीं होते हैं, डो जो काम करते हैं। अच्छा, फिर ये थेरा बैंड है, ये इसको खींच रहा है, देखिए इससे स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। ये एक रबड़ का है, इसमें हाथ फंसा के मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं। आप ये देखें ये फाइन मूवमेंट है, पैग्स, ये यहाँ से स्क्रू टाइप है, ये इसको स्क्रू को बाकायदा इसमें वॉशर को लगा रही है, स्क्रू जैसे स्क्रू में वॉशर को रोल कर रही है। फिर ये हाथ, इसको हम कहते हैं वॉल मूवमेंट। ठीक है, इसमें जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उंगलियों को ऊपर लेके जाते हैं, फिर शोल्डर को यहाँ तक लेके जाते हैं, अगर जहाँ तक आ सके आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते हैं, ऊपर आते जाते हैं। फिर गेट ट्रेनिंग है, फिजियोथेरेपिस्ट में रेल अदा करता है, रोल अदा करता है, तो चलाना है, वॉक करानी है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले इसका स्टैंडिंग बैलेंस है। देखिए शुरू में इसको इन्होंने दिया हुआ है एक केन, ट्राइपॉड दिया हुआ है, जिसमें बाद में हम उसको सिंगल केन भी दे सकते हैं, इसका सिर्फ सिंगल वो हो लिम्ब को। और आज जैसे जैसे इनकी इंप्रूव होती जाती है, पैरेलल बाल में चलाते हैं शुरू में। फिर आगे ये तो थोड़ा सा गेट ट्रेनिंग की बात है, इसमें हम काफ़ी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा समझ गए होंगे। ये पीछे देखें पैरेलल बाल नजर आ रहा है, इस पे चलाते हैं, इसको पकड़ के चलता है, बाद में नॉर्मल वॉक कराते हैं। देन चेस्ट थेरेपी। अच्छा, इनकी जो जाहिर है कि थोड़ा सा लंग्स में भी प्रॉब्लम होता है, जो इनका स्प्यूटम वगैरह है वो कॉफ इतना वीक होता है, वो कर नहीं पाते चीज़ें, तो अ, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए इनकी चेस्ट थेरेपी होती है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, टैपिंग होती है, पोजिशनिंग होती है, और हम इस तरह से इसका जो स्प्यूटम वगैरह या जो बलगम वगैरह है वो निकालने के लिए रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी अलग से होते हैं इसके लिए, लेकिन आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट से कर रहा हूँ। फिर ब्लड एंड बाउल मैनेजमेंट, तो अवॉइडिंग ट्रायल ऑफ एशेस में आप यूरोडायनेमिक भी करा सकते हैं, आप देख लेते हैं क्या पोजीशन ब्लैडर की, कुछ लोगों को फ्रीक्वेंसी हो रही होती है, बार बार जा रहे होते हैं, अवॉइडिंग ट्रायल। और कुछ ऑफरिंग पेशेंट यूरिनल आफ्टर एवरी 2 आवर्स, उनको बिठा देते हैं, फिर उनकी वो देखते हैं कि क्या बॉवल ट्रेनिंग भी कराते हैं बाय गिविंग बेड साइड कमोड अपॉन अवेकनिंग, हाई फाइबर डाइट विद एक्सेटिव एट नाइट। अब इनकी जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है उसको भी देखते हैं, उसके लिए हम हाई फाइबर डाइट देते हैं, लेक्सेटिव रात को दे देते हैं, फिर इनकी बावल ट्रेनिंग कराते हैं। और जब इनके स्पेशल यानी कमोड की हाइट जो है ना उसको एडजस्ट करते हैं, इनको सिखाते हैं, इसके लिए बाकायदा एडीएल ट्रेनिंग रूम है, इसमें सारी चीज़ें बनी हुई, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ इनको जैसे बाथ शॉवर वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ें। फिर फेशियल पैरालिसिस होता है, उसके लिए इसको वैसे बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन कुछ स्ट्रोक के पेशेंट में फेशियल नर्व पैल्सी होती है। ठीक है, तो इससे मुख्तलिफ आप चीज़ें इनको सिखाते हैं। और
इन द बिगनिंग यू कैन सी योर फिंगर्स टू असिस्ट द पर्सन फॉर्मिंग द रिंकल्स। आप इसको मुख्तलिफ इनको फूक मारने बता सकते हैं, पाउटिंग करते हैं इस तरह। द पर्सन रेजेस द टिप ऑफ चिन एंड प्रोट्रूड्स लोअर लिम्ब। फिर पर्सन ड्रॉज द कॉर्नर ऑफ माउथ डाउनवर्ड स्ट्रांगली। फेशियल पैल्सी के लिए मुख्तलिफ ये आप कभी अगर यूनिट में जाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मशीन का भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन भी की जाती है, मुख्तलिफ टेक्निक्स। हम कहते हैं कि च्युइंगम वगैरह चबाएं और मुंह में हवा भरें, जब कुल्ली करें तो उसमें थोड़ा सा पानी को रोकें। इसकी तफसील में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल स्माइल आई मूवमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं, ग्राइमेसिंग थोड़ा सा दांतों को खींचना, स्माइल करना। आप ये देखेंगे पूरा एक स्ट्रोक में सारी चीजें न्यूरो रिहैब की इसमें आ गई हैं, और ये और जगहों पे भी और बीमारी में भी यूज होती हैं। अच्छा, एक swallowing का प्रॉब्लम भी आता है स्ट्रोक पेशेंट में, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है, जिसको हम स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं, वहाँ भेजते हैं, वो swallowing को भी देखते हैं, इसके अलावा स्पीच की प्रॉब्लम्स को भी डील करते हैं। अब ये एक थोड़ा सा एक सिंपली आपको बताया कि इसमें मुख्तलिफ टेक्निक है। प्रॉप ऑफ द पेशेंट आइसिंग ऑन नेक एंड द फेस मसल प्रायर टू ईटिंग। खाने से पहले इनको पहले आइसिंग कराते हैं। फ्लेक्स द नेक 30 डिग्री। होल्ड द ब्रेथ, उनसे कहते हैं कि थोड़ा सांस रोकें। स्पून ऑफ क्रश्ड आइस गिवन। तो जो क्रश्ड आइस होती है वो उनको दिया जाता है 1 चम्मच। नॉट मोर देन 5 cc एट। ये देखिए, अच्छा लैंग्वेज इवेल्युएशन करते हैं, ये स्पीच वाले करते हैं। डज ही अंडरस्टैंड गिव वर्बल कमांड टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स। अगर उसकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, आप कहेंगे जरा पंखे की तरफ इशारा करो, पंखे की तरफ करेगा। कैन ही टॉक, आस्क हिम टू नेम ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइब देम। हो सकता है उसका स्पीच ठीक हो, नहीं हो तो फिर आप उसको नोट कर लेंगे। कैन ही रिपीट, आस्क हिम टू रिपीट वर्ड्स। कैन ही रीड, गिव कमांड्स इन राइटिंग। कैन ही राइट, आस्क हिम टू कॉपी और डिक्टेट। अच्छा, बहुत से लोग नहीं बोल पा रहे लेकिन लिख पा रहे हैं, तो आप फिर उसकी आइडिया कर लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या कमी आ रही है, तो फिर आपने यू हैव टू गिव देम सम गाइडलाइंस, और फिर आप उसके स्पीच थेरेपिस्ट उनको फिर गाइड करते हैं। जैसे ये एक चार्ट है, ये आप दिखाते हैं उसको चीजें, हम ये बोलो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह की चीजें। खैर इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने वैसे लगा दी। अच्छा, मैं जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है वो एडीएल रूम बना हुआ है वहाँ पे। इसमें एक्टिविटीज होती हैं, मुख्तलिफ चीजें मॉडिफाइड जो एक्टिविटी जो डेली लिविंग आप देख, इसमें क्या है, बाथिंग है या बेथिंग है, ग्रूमिंग है, टॉयलेटिंग है, ड्रेसिंग है, ईटिंग है, ट्रांसफर है। ट्रेनिंग ऑफ एडीएल, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये एडीएल रूम बना हुआ है, इसमें किचन में सब चीजें थोड़ी नीची नीची हैं, इसमें व्हील चेयर्स हैं, मॉडिफाइड किस्म के। इसमें ये देखें बेसन कैसे यूज करना है, कोम्बिंग कैसे करनी है, अपनी ब्रश कैसे करना है। फिर यहाँ टॉयलेटिंग के लिए मुख्तलिफ चीजें। फिर ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मॉडिफाइड हैं, यूज करते हैं, ड्रेसिंग के लिए यूज होते हैं, कुछ जैसे ब्रशिंग के लिए कोई स्पेशल कॉम्स हैं। क्योंकि अब ये देखें यूटेंसिल्स हैं खाने ईटिंग के लिए। में ये मुख्तलिफ यूटेंसिल्स हैं ईटिंग के लिए, ये उनको सिखाते हैं एडीएल एक्टिविटी डेली लिविंग रूम में। मुख्तलिफ देखें, ये स्पून का देखें शेप, ये सारी चीज़ें अडेप्टेड हैं, ताकि अगर उनकी वीकनेस है, ये देखें कांटा किस तरह का है, या नाइफ है इसका, किसी का जैसे पेंसिल है या कोई पेन है, उसके जरा उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ा उसको मोटा कर देते हैं, उसके ऊपर कोई ग्रिप होती है ताकि आराम से होल्ड कर सकें। इसी तरह चम्मच वगैरह पे। फिर ये देखें, ये कमरा है, बेड उनके स्पेशल यहाँ पर रेलिंग होती है, व्हील चेयर के साथ उनको ट्रांसफर सिखाए जाते हैं, बेड की हाइट कम की जाती है, ठीक है। फिर ये देखें, ये ग्रूमिंग के लिए ये ब्रश है स्पेशल, ये कुछ जैसे जूते पहनने के लिए शू हॉर्न है, ये देखें, ये सब चीजें हमको वहाँ पर सिखाई जाती हैं। कोम देखें, इसका ये काफी मोटा हैंडल बनाया गया है ताकि आसानी से होल्ड कर सकें। ब्रश है, इस तरह की चीजें, शू हॉर्न है, ठीक है। फिर ये नाइफ, ये देखें, ये प्लेट है, और प्लेट के साथ एक चम्मच देखें, इसको मॉडिफाई किया। वही सब एडीएस में ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से सारी काम करा रहे हैं।
ठीक, ये देखें इसको मुख्तलिफ चीज़ें, ड्रेसिंग सिखाई जा रही है। ठीक, अब इसका ये लेफ्ट साइड जो है वो ठीक है, उसकी मदद से राइट साइड पे कपड़े पहन रहा है, फिर राइट, ये देखिए एक ये साइड तो इसकी ठीक है, ये पहन लेगा, ये साइड से कमज़ोर है। ड्रेसिंग की इसको प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिर देखें ये ड्रेसिंग के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहा है जैकेट पहनने के लिए। ये चीज़ें वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकली देख के समझ आएंगी कभी आप वहाँ जाएं। अच्छा, ये देखें इसको ईटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, स्पेशल चम्मच है ये देखिए। ठीक है, ये स्पून है, कुछ खाया जा रहा है, ग्लास, प्लेट। फिर ये देखें ये गिलास स्पेशल, ये सिप बना हुआ है, सिप ले रहा है, जैसे स्ट्रॉ होता है इस तरह से यूज कर रहा है। ये देखें, ये ब्रशिंग दिखा रहे हैं, ये देखें ये स्पेशल इसने कैसे होल्ड किया हुआ ब्रश। ये ड्रेसिंग के लिए, बटनिंग के लिए इसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्योंकि इनके लिए ये चीजें बहुत मुश्किल है, एक बंदा ग्रूम ना कर सके, टॉयलेट ना जा सके, ड्रेस ना कर सके, उसके लिए साइकोलॉजिकली कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो रिहैब में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस तरह उस की वीकनेस को ओवरकम किया जाए या मॉडिफाई किया जाए। अच्छा, जो आपको मैंने बताया था, जो राइट साइडेड जिनको होती है ब्रेन, यदि लेफ्ट साइडेड वीकनेस होती है तो उनको निगलेक्ट भी होता है लेफ्ट साइडेड। तो उनके लिए क्या क्या करते हैं? ठीक, उनके लिए देखें बॉडी इमेज एंड स्कीमा, लेफ्ट ब्रेन हाइट डिस्टिंक्शन बताई जाती है। उनको इतना घर नजर आ रहा होता है, तो उनको बताया जाता है कि किस तरह से निगलेक्ट को खत्म करें। प्लेट की अगर आधी साइड नहीं नजर आ रही तो उनको स्कैनिंग की एक टेक्निक होती है। खैर इसमें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझ लें कि उनको फिर मुख्तलिफ तरह के टेक्निक से इनको बताया जाता है। अच्छा, ये देखिए प्रोस्थेटिस ऑर्थोटिस जो है ना, वो भी काम कर रहे होते हैं, स्प्लिंट्स बना रहे हैं मुख्तलिफ। ये भी कुछ ना कुछ स्प्लिंट, और जैसे किसी को अगर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैंड है तो उसके लिए ये रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, और ये नाइट स्प्रिंट के तौर पे, ताकि वो एक्सटेंड करके रखे, फ्लेक्शन के बजाय उंगलियों को रखे, फ्लेक्स ना होने दे, रिस्ट को भी थोड़ा एक्सटेंडेड पोजीशन में, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें। पीएनओ का भी रोल होता है, स्प्लिंट्स एंड ऑर्थोसिस। ठीक है, ये देखिए। फिर ए एफ, जब इनका फुट ड्रॉप है तो एंकल फुट ऑर्थोसिस, हमने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था ऑडियो में। ये यूज होता है ताकि इसकी फुट ड्रॉप ना हो, और कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए ये पहनते हैं। फिर ये जिम है, वहाँ पर ये एक्टिविटी करते हैं। ये देखिए फिर एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये ट्रेडमिल है, जॉगिंग मशीन जिसे कहते हैं, उसमें वॉक कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं। ये वैसे हमारा कार्डियक रिहैब यूनिट है, तो उसका इसकी तस्वीर है। अच्छा, अब आखिरी लाइन, इफ अ स्ट्रोक पेशेंट इज टू रिकवर ही मस्ट डू या ट्राई ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज बाय हिम। थैंक यू। अच्छा जी, ये तो हो गया स्ट्रोक रिहैब, न्यूरो रिहैब। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ, और को बताता हूँ कि अगर वो माइक खोल देते हैं तो आसानी से हम बात कर सकते हैं। What is meant by persistent neurological deficit? Why is there a need to wait for 3 to 6 months before starting treatment? Is in the earlier list? ना यार, थोड़ी देर के लिए माइक खोल दो कोई। ठीक है, ओके, अल्लाह, सब बात कर सकें। अच्छा देखें जी, आपने जो मैंने अभी को बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है, आप शुरू में भी, हम बिल्कुल जितनी अर्ली रिहैब कराते हैं अच्छा होता है, लेकिन बात ये हो रही है कि हम ये बात कर रहे थे स्पेशलाइज्ड, अगर कोई इन पेशेंट फैसिलिटी हो, स्ट्रोक जिसे रिहैब यूनिट कहते हैं, उसके लिए हम कह रहे थे कि उसमें स्टेबल होना चाहिए पेशेंट को, और क्या क्या हमारे वो होने चाहिए। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरे ख्याल है अभी आप बोल भी सकते हैं, अच्छा। ठीक है, हमें 3 से 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा तो आउट पेशेंट में डेली पेशेंट आ रहे होते हैं, एक एक महीने, 15 15 दिन के ऊपर उनको हल्का सा स्ट्रोक हुआ, थोड़ी कमजोरी हुई, वो आ गए, हम उनको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड अगर स्ट्रोक यूनिट है, स्ट्रोक रिहैब, अब जैसे इंग्लैंड में तो पूरा एक स्ट्रोक मैंडेबल, इंग्लैंड में पूरा एक हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर है, जहाँ से काफी चीजें स्ट्रोक रिहैब की होती हैं, तो वहाँ वो एक क्राइटेरिया है इन पेशेंट के लिए। ठीक है, उसको आप मिक्सअप ना करें। जितना हम जल्दी शुरू करेंगे, आपका कहना सही है, अर्लियर वी स्टार्ट अ बेटर थिंग, यस। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिहेबिलिटेट स्ट्रोक पेशेंट? देखिए डिपेंड करता है,
पेशेंट कुछ खुद भी स्पॉन्टेनियसली बहुत इंप्रूव कर रहे होते हैं तो उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है, वो बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में आया है कि 6 महीने, 3 महीने और साल साल भर पर भी रिहैबिलिटेट होते हैं। फिर एक लिमिट आती है कि भाई अब अपर लिम में हैंड जो है इसका कॉन्ट्रैक्टेड है और ठीक है, शोल्डर मूव कर रहा है, लोअर लिम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, चल फिर रहा है, तो फिर उसको स्प्लिंट वगैरह दे के हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि भाई इसकी स्प्लिंट्स के थ्रू या कोई इस तरह से उसको कोई अडाप्टेड चीजें दे के उसकी डिसेबिलिटी को कम करके रीहैब यानी कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए, उसकी डिसेबिलिटी को कम किया जाए। क्योंकि रिहेबिलिटेशन पेशेंट का अगर जीरो भी आ जाए, हम कहते हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं है, एक पेशेंट चल नहीं सकता कोई बात नहीं, हम उसे व्हील चेयर पे चलाएंगे, तो वो लिमिटेशन है, उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है। अच्छा आप मेरा ख्याल है कि अगर आप माइक आप लोग चाहते हैं डायरेक्ट बोलना, मैं देखता हूँ अगर माइक हो सकता है। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वैसे तो बहुत आसान इसमें था फिर भी। कोई क्वेश्चन है किसी के करे, वरना फिर हम इसको खत्म करते हैं। चलिए। अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन करना है, किसी के ध्यान में आ रहा है तो बताइए। ऑल क्लियर। ओके। अच्छा आप लोग 9th सेमेस्टर में आ गए, आप लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं, आप वही आप ही लोगों ने मेरा 8th मॉड्यूल में लेक्चर्स दिए होंगे। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ दिस इज योर 9th सेमेस्टर, राइट? और फोर्थ ईयर इज स्टिल, दिस इज फोर्थ ईयर। आई थिंक ये 9th सेमेस्टर में पहले था, एमबीबीएस 9th सेमेस्टर में, ये न्यूरो रिहैब का। ओके। फोर्थ ईयर, अब आप लोग फाइनल ईयर में आ जाएंगे। ओके ठीक है। ठीक है। इफ एनीबडी फ्रॉम डीआईएमसी और डीएमसी any question or I will close in 1 minute. Okay. Leave meeting in 1 minute. Okay. If there is somebody, I'll wait for 5 minutes.